Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, The Devoted Classes. Dear friends, once more, you are most welcome into Devoted Classes. Today, I have come with another video, that is parts of speech, kinds of pronoun. We are already doing this. Today we will continue the same session. Sorry. Welcome back. We are doing kinds of pronoun. भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच में। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, उसमें जो पिछले हमने 5 काइंड्स कर दिए थे, 6वां काइंड्स हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसके आगे आप आज से शुरू होकर के आने वाले शेष प्रोनाउन हम करेंगे। देखें आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। वैसे हिंदी में इसको अगर जानना चाहें, शॉर्ट में इसको विभाग सूचक प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इसकी डिफिनेशन यहाँ पर आप जान सकते हैं। द प्रोनाउन which shows one at a time out of two or more than two. Out of one or many, you can say. This includes we have each of second, either of third, neither of and fourth, every one of, each of, either of, neither of, every one of। कम से कम 4 इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एग्जाम्पल हमने केवल नाम लिखा है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल देखें। ईच ऑफ the boys has done his work. Each of the boys has done his work. यहाँ पर each of the boys मतलब हो सकता हो 2 या 2 से अधिक बॉय रहे हों, उनमें से प्रत्येक has done his work। इसका मतलब हुआ कि रहे तो कई, लेकिन संकेत क्या कर रहा है, कई में से एक। फाइन, प्रत्येक मतलब अनेक में से एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका हैज डन आया हुआ है, क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज मतलब कई बॉयज में से एक की बात कर रहा है। वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। फाइन, इट शोज वन एट ए टाइम। ओके, रहेंगे तो कई, लेकिन हिंट जो करेगा केवल एक तरफ करेगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ पर हैज आया हुआ है, वरना अगर बॉयज को देखते खाली तो यहाँ हैव हो जाता।
कि बॉयज प्लूरल है। फाइन, सिंपली वी हैव इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका सेंस निकलता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। प्रोनाउन आने वाला हिज भी इसी के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर मान करके यहाँ पर इसका यूज किया गया है। सॉरी, एनीवे आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर। सेकेंड यू कैन टेक either of the pens will do। either the pens will do, यहाँ पर क्या मतलब इसका है? either of the pens, इसको either of the pens भी कह सकते हैं। इसका मतलब है दो में से एक। either of the pens मीन्स यहाँ पर कम से कम दो होंगी और उसमें से एक की बात कर रहा है, दोनों में से कोई एक। कैन से either of the two pens, बेटर होगा either of the two pens will do। ओके, जब दो में से बेटर होगा यहाँ पर two pens कर दें। either of the two pens will do, कहने मतलब जब दो में से किसी एक की बात करेगा तो either आपका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ भी वही बात है, क्योंकि है तो दो लेकिन कर रहा है किसी एक तरफ इशारा, इसलिए either of the two pens will do कहा गया। ओके, इसके बाद तीसरा neither, NEITHER, neither of the two boys is reading book। neither of the two boys is reading books, मतलब यहाँ पर दो बच्चे थे, दोनों में से कोई भी लड़का पढ़ नहीं रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? neither का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, कम से कम दो होंगे उसमें से कोई भी नहीं की बात करके निगेटिव सेंस देता है। यहाँ भी दो में से कोई एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है, करना एक की तरफ संकेत कर रहा है। ओके, ऐसा ही every one of five boys, you can write every one of five boys has an umbrella। every one of the five boys मतलब पांच बच्चों की बात कर रहा है, संकेत किस तरफ कर रहा है? केवल एक तरफ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। मतलब पांच बच्चों में से प्रत्येक के पास एक छाता है। फाइन, इस तरह से मैंने आपको और एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया। ध्यान रखिएगा, जो भाई बहन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में से है। समझे आप? कभी भी ऐसा अगर वर्ड आया हुआ हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, ये समय सारे के सारे जो वर्ड होंगे हमेशा ऑफ इनके बाद आएगा। उनके बाद आने वाला जो वर्ड जैसे बॉयज हुआ या टू पेन्स हुआ, टू बॉयज हो गया, फाइव बॉयज हो गया, ये सारे वर्ड हमेशा प्लूरल होंगे जबकि वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि एज ए होल ये किसी एक तरफ संकेत करता है। ओके, तो ये था आपका काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो यू नोट डाउन एंड आई विल प्रोसीड। ओके, लेट मी प्रोसीड। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे अगला प्रोनाउन जिसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, 7वें नंबर पर आने वाला प्रोनाउन होगा, जिसका नाम है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन। अभी कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या? नाम से स्पष्ट है, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध को शो करने वाला। फाइन, अब इतना कहने से बात तो बनेगी नहीं, हमें चाहिए इसकी डिफिनीशन। फाइन, तो डिफिनीशन इसकी क्या है, क्या हम लिख रहे हैं ये बात हम आपको समझाएंगे। जब क्या हो सकती है, द प्रोनाउन
which is used to relate R-E-L-A-T, to relate or refer back to its antecedent, A-N-T-E-C-E, antecedent. नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? नाउन, नॉर्मली नाउन प्रेजेंट में लिख सकते हैं सिंपली वैसा हुई द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रिलेट और रेफर बैक टू इट्स एंटीसीडेंट, नॉर्मली नाउन. ओके, is called a relative pronoun. ओके, कहानी मतलब ये हुआ ऐसा प्रोनाउन विच माने जो इस यूज में प्रयोग किया जाता है टू रिलेट माने संबंध बताने के लिए या जोड़ने के लिए भी कह सकते हैं इसको. यहाँ पर टू रिलेट और रेफर बैक और वन वर्ड यू कैन ऐड हियर, टू रिलेट और रेफर बैक और टू ज्वाइन इट्स or to join its antecedent. Okay, is called relative pronoun. Okay, it includes, इसमें क्या क्या आता है? It includes बहुत सारे वर्ड इसमें आएंगे आपका, विशेषकर who, whom, whose, what, which, that. विशेषकर ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, who, whom, whose, what, which और that. अब आप लोग कहेंगे सर आपने who इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी लिया था, whom वहां भी लिया था, whose वहां भी लिया था, what भी वहां भी लिए थे, यहां भी ले लिया. ये तो गलत बात है. हाँ, कंफ्यूजन है. Yes, of course you might have the doubt, confusion, but where there is a confusion, there is solution, there is confirmation. So don't worry, be happy. मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर ये जो वर्ड्स आपको who, whom, whose, what, which और that दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होंगे. क्या काम करेंगे? ज्वाइन कर काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे. किसको जोड़ेंगे? अपने एंटीसीडेंट को जोड़ेंगे. ठीक, या यूं कह लीजिए दूसरे वर्ड में कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम ये लोग, ये सारे वर्ड्स करेंगे. दूसरी तरह से आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन काम करेंगे और ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे. ओके, और इसमें जो सेंटेंस आएगा जोड़ने वालों में, पहला जो सेंटेंस होगा उसमें एक कोई एंटीसीडेंट होगा, उसी पे जोड़ेंगे. अब कहोगे ये कथा कहाँ से आ गई भाई? एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है कमिंग. एंटीसीडेंट मीन्स कमिंग बिफोर. एंटीसीडेंट मीन्स ANTCENT. एंटीसीडेंट मीन्स कमिंग बिफोर, माने पहले आने वाला है. इसको शॉर्ट में हम कहते हैं पूर्वगामी. अच्छा देखें, एग्जाम्पल देखें. It is Ramesh who helps me in my problems. It is Ramesh who helps me in my problems. अब ध्यान देखें, यहाँ पर हु की बात करिए. कहाँ आया है? रमेश के बाद आया है. इनके ठीक पहले एक वर्ड आया रमेश, इनके ठीक बाद आया हेल्प्स. फाइन, दो वर्ड आएंगे. तो बस इसका जब अर्थ करेंगे हिंदी में तो होता है जो. क्या होता है यहाँ पर? जो का मतलब कोई आदमी. जो मतलब कोई आदमी. देखिए, इट इज रमेश, यही वो बंदा है रमेश
हु मीन्स जो, हेल्प्स मी सहायता करता है, मी मीन्स मेरी, इन माई प्रॉब्लम मेरी समस्या में तो मेरा सहायता करता है, इसका अर्थ निकला। तो हु का मतलब क्या पर निकल रहा है, जो, ना कि कौन। अगर ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन वर्ड होता तो ये बात करता कौन की, तो ये कौन जो है यहाँ पर ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये क्या काम कर रहा है, जो, जो मतलब जुग रहा है, क्या किसको जुग रहा है, यहाँ इट इज रमेश और यहाँ हेल्प्स मी यानी ही हेल्प्स मी होना चाहिए था ऐसे, इट इज रमेश। दूसरा होना चाहिए था ही हेल्प्स मी इन माई प्रॉब्लम, इन माई प्रॉब्लम। यहाँ पर दो सेंटेंस थे, एक था इज रमेश और दूसरा ही हेल्प्स मी इन माई प्रॉब्लम। इनको जोड़ दिया किसने, हु ने जोड़ दिया, या हु ही को हटा दिया गया है, उसके प्लेस पर हु का यूज किया गया है। क्या करने के लिए, इन दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़ने के लिए इनका यूज किया गया है। ठीक, अब आप लोग कहोगे सर आप तो सिंथेसिस पहुंच गए, आगे निकल गए। नहीं बेटा, मैं बस इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको दोनों सेंटेंस अलग अलग कर दिए। अब बताइए हु ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ हु के पहले एक वर्ड आया, उसका नाम रमेश है। रमेश क्या है, यही है एंटीसीडेंट। अभी हमने बताया था एंटीसीडेंट क्या होता है, कमिंग बिफोर, जो पहले आता है, इसको हिंदी में कहते हैं, वो किस पहले आता है, ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ है ना। यहाँ देखिए परिभाषा, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रिलेट और रेफर बैक और ज्वाइन इट्स एंटीसीडेंट। ये तीनों कार्य पर कर रहा है, जुड़ रहा है, या रेफर बैक मतलब होता है जिक्र कर रहा है, और रिलेट मतलब संबंध कर रहा है, किसी से बीच में, अपने एंटीसीडेंट के बीच में संबंध को शो कर रहा है। फाइन, या शॉर्ट में यहाँ ही जानिए, ये ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, अपने एंटीसीडेंट को। ठीक, तो हु के द्वारा एंटीसीडेंट को जोड़ा गया है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब आती है, जैसे हेल्प में आया, वो ठीक इसी के अनुसार आती है, किसके अनुसार, उनके पहले आया हुआ एंटीसीडेंट होता है। तो एंटीसीडेंट हमारा क्या है, रमेश, यहाँ पर क्या आया, हेल्प, इसी के अनुसार यहाँ पर हेल्प का यूज किया गया है। यही केस सब में आपको देखने को मिलेगा। फाइन, दूसरा नंबर लेते हैं। गीता is the girl whom I like. गीता इज द गर्ल whom I like। यहाँ पर भी देखिए, whom के पहले क्या आया, गर्ल आया, I like, उसके बाद I like दूसरा सेंटेंस आया। ये whom क्या कर रहा है, गर्ल को जोड़ रहा है, जो कि गर्ल क्या है, whom का एंटीसीडेंट है। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर इसी सारे काम ये करेंगे। क्लियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। द रामायण RAMAYANA is the book which is liked by all. रामायण, द रामायण इज द बुक विच इज लाइक्ड बाई ऑल। रामायण एक ऐसी किताब है जिसे हर आदमी पसंद करता है, कहीं न कहीं कमो बेस में हर लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ज्ञान की, धर्म की, राजनीति की, आदर्श की, सब कुछ में देखने को मिलता है, इसलिए सब लोग इसको पसंद करते हैं। भाई देखिए, अब इसमें यहाँ पर क्या वर्ड यूज है, विच, इस यहाँ पर क्या अर्थ इसका, विच मीन्स जो है, क्या है, जो या जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर क्या विच काम कर रहा है, विच यहाँ पर
क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि ये अपने पहले आए हुआ जो वर्ड है, क्या नाम इसका, विच, सॉरी बुक है, जो कि इसका एंटीसीडेंट है, जो कि नाउन है, तो उसको जोड़ रहा है। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, द बुक विच इज लाइक। अब बुक के अनुसार इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि हमने बताया था ऐसे केसेस में जो वर्ब का यूज होता है, ठीक उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आने वाला वर्ड है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, उसके अनुसार किया जाता है। ओके, इस तरह से आपने क्या देखा, विच का यूज देखा, जो कि क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये था आपका अगला एग्जाम्पल। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं दैट वाला। दिस इज द न्यूज दैट, दिस इज द न्यूज दैट मेक्स मी हैप्पी। यहां देखिए, ये वही समाचार है, दैट मीन्स यहाँ पर जो, यहाँ पर इसका अर्थ की नहीं है, दैट का अर्थ की भी होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये की नहीं है। दिस इज द न्यूज दैट मीन्स जो मेक्स मी हैप्पी, खुश कर देती है, जो मुझे खुश कर देती है। हो सकता है उसकी जो है सफलता का समाचार मिला हो, मेरी सफलता का समाचार मिला हो, मैं IAS में सफल हो गया, या जो है कहीं उसको प्राइज मिलने का न्यूज़ मिल गई हो कहीं से, इस तरह से कोई अच्छी न्यूज़ मिली होगी जिससे वो खुश हो गया। ठीक, कहानी मतलब कि दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, न्यूज़ जो उसको जोड़ रहा है, उसका उसको जोड़ रहा है। ठीक, कहानी मतलब यही है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए एंटीसीडेंट, यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर न्यूज़ है, और इसके अनुसार क्या आया, मेक्स, क्योंकि जो न्यूज़ है वो एक तरह से थर्ड पर्सन यूज होता है, हालांकि ये दिखने में प्लूरल लग रहा है ना। आगे आप देखेंगे करेक्ट यूज, अब मैं पढ़ाऊंगा एडवांस इंग्लिश में, वहाँ पर मैं बताऊंगा कहाँ पर जो है किस प्रकार की वर्ब या किस प्रकार का जो नाउन का कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चों को जानकारी नहीं है तो न्यूज़ को प्लूरल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस लगा हुआ है ना, इसलिए प्लूरल दिखने में लग रहा है। नो, इट इज ओनली लुकिंग टू बी प्लूरल बट इट इज सिंगुलर। ओके, यहाँ पर मेक्स का यूज किया गया है इसलिए अमेरिकन के अनुसार। क्लियर, ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो लेट अस प्रोसीड, आइए हम आगे चले। अगला जो है आपका 8वें नंबर पर आएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या देखेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। indefinite pronoun, indefinite pronoun। ओके, जैसे कि नाम से स्पष्ट, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित जो निश्चित नहीं है। फाइन, कहने मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये शो करते हैं कि कोई चीज अनिश्चित है। ओके, पता नहीं इसके बारे में क्लियर कुछ आइडिया नहीं है, कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, अब लिख सकते हैं सम प्रोनाउंस डू नॉट इंडिकेट एनी डेफिनिट नाउन। ओके, एनी definite noun, they are called indefinite pronoun। मैं तो बहुत सिंपल करके परिभाषा, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हुआ करते हैं जो किसी निश्चित नाउन का संकेत नहीं करते। ओके, इन्हीं को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके,
अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे इंक्लूड, इनमें आने वाले वर्ड्स हैं somebody, nobody, everybody, somebody, nobody, everybody, someone, no one, everyone, anyone, ओके, और समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, etc. ये सारे वर्ड्स आपको क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर? इसे देखिए, इनमें आने वाले वर्ड्स है somebody, nobody, everybody, someone, no one, everyone, anyone, something, nothing, everything. क्लियर? ये सारे वर्ड्स जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका सेंटेंस एग्जाम्पल लीजिए, somebody is knocking at the door. Somebody is knocking at the door. क्या मिला? अब देखिए, somebody is knocking at the door. कोई बंदा या कोई आदमी क्या कर रहा है? knocking at the door. दरवाजे को खटखटा रहा है। अब पता नहीं है साहब क्या है, वो किसी के बारे में पता नहीं कुछ है। भाई जब भी होगा कोई नाउन ही होगा ना, कोई आदमी तो होगा, तो कंफर्म है कोई आदमी होगा। ओके, और उसको दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है वो कौन आदमी है ना। somebody इसको क्लियर नहीं आइडिया चल रहा है किसी आदमी के बारे में, यानी नाउन के बारे में। जो नाउन एबल यूज हो रहा है इसका कुछ क्लियर पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता, मोहन, ममता। ओके, एनीबॉडी कैन बी। सो डेफिनेट यहाँ पर नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका यूज हुआ है। दूसरी बात, ये रूट्स यहाँ पर क्लियर होता है। जो बच्चे, जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे आप समझें। इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगी, यहाँ वो क्या है? इज, हमेशा वो सिंगुलर होती है। कहानी का मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद या इनडेफिनिट प्रोनाउन जब आया हो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो वर्ब जो होगी हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि इसका हम एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर मान करके व्यवहार करते हैं। इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पर कोई सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। यहाँ पर कोई कह दे somebody are knocking at the door, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्लियर? ऐसे कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा, someone has stolen my pen. किसी ने मेरी कलम चुरा ली। कौन चुराया पता नहीं, है ना? यानी किसी अनिश्चित आदमी ने मेरी कलम को चुरा ली है। किसी अनिश्चित आदमी के लिए, अर्थात नाउन के लिए, इसलिए क्या हो गया? समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। क्लियर? यहाँ पर समवन हैज स्टोलन माय पेन, यहाँ पर वही केस है, हैज आया। यहाँ पर हैव हम नहीं कर सकते, क्योंकि समवन मतलब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। यहाँ पर क्या यूज किया गया? हैज का। क्लियर? ऐसे ही आपके सबके एग्जाम जितने भी हम लिखे हैं सबके साथ यही लागू होगा। अगला देखिए, तीसरा, नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली thinking makes it so. Nothing is good or bad in this world, only thinking makes it so. सच क्या है? इसका कुछ भी संसार में अच्छा बुरा नहीं होता, ये हमारी सोच है जो शो करती है कुछ अच्छी है या बुरी है। विलियम शेक्सपियर साहब का जो एक बहुत फेमस ड्रामा है, इसका नाम है हैमलेट, उसमें से लिया गया एक कोटेशन है।
इसमें बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर साहब हैमलेट के मुख से, नथिंग इज गुड और बैड, कुछ भी संसार में बुरा अच्छा बुरा नहीं होता, केवल हमारी जो थिंकिंग का मतलब यहाँ पर सोच है, या दिमाग भी कह सकते हैं, दिमाग मन भी कह सकते हैं, यहाँ पर अच्छा बुरा किसी चीज़ को बनाता है। वास्तव में कोई चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। फाइन, ये कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम शराब को कई लोग बुरा कहते हैं, हम लोग सज्जन आदमी तो यही कहता है वाइन इज बैड। ओके, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कई बार जो आर्मी वगैरह में आप जाते होंगे तो टॉनिक के रूप में वाइन वहाँ पर उनको दी जाती है, तो उनके लिए खराब नहीं है। मतलब क्या निकला, उनकी सोच, वो सोच रहे हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, उनके दिमाग में ही बात आ रही है, उसको उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन हम कहते नहीं नहीं, वाइन इज बैड। ओके, ड्रिंकिंग वाइन इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। पता होगा आपने कोटेशन, तो हम लोग बुरा मानते हैं, तो हमारी सोच ये कहती है कि नहीं वो गंदी बात है, गलत बात है, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। फाइन, लेकिन वही शराब आर्मी मैन वगैरह जो हुआ करते हैं उनके लिए आम बात होती है, उनके लिए अच्छी चीज़ है। फाइन, क्योंकि उनकी सोच ये कहती है कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत कभी लेने में कोई हर्ज नहीं है। समझ गए कहानी का मतलब, जैसा हमारा सोच वैसा हमारा विचार होता है। अपने आप में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। हरी मिर्ची कुछ लोग बड़े प्यार से खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। ओके, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई, अरे राम 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 राम, हम तो नहीं ले पाएंगे, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हरी मिर्च से दूर रहना चाहिए, कहते हैं ना। कहने का मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं, उनकी सोच है कि हरी मिर्च खाना बहुत अच्छी बात है, तो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, अभी तुम पागल हो जाएंगे, गंदी बात है, हमें हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए। लोग ये सोचते हैं, मतलब ये हुआ उनकी सोच, हरी मिर्च को अच्छा मानते हैं, और दूसरा बेचारे कहता है नहीं नहीं ये तो गंदी बात है, हरी मिर्च अच्छी नहीं हुआ करती है। क्लियर, इसका अर्थ यहाँ पर यह है। बाकी हम अभी लिटरेचर में नहीं घुस रहे हैं, जब हम लिटरेचर में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम आगे से अच्छे से विस्तार में बताएंगे। यहाँ पर हमारा कहानी मतलब है नथिंग क्या है, नथिंग एक जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि किसी अनिश्चित नाउन के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। नथिंग मतलब कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर गुड या बैड। क्लियर, ध्यान रखिए, यहाँ भी इसका यूज किया गया है। नथिंग आर कहना महान मूर्खता होगी, क्योंकि इसका एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर ट्रीट किया गया है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम भाई साहब, ऐसा ही और सबके साथ भी होगा। समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, कुछ गलत हो गया है, समथिंग रॉन्ग है, समथिंग बोलेगा ऐसे ही चलेगा। क्लियर, नोबडी लाइक्स टू वेस्ट हिज टाइम, कोई बंदा अपना से बड़ा नहीं करना चाहता, वहां पर नोबडी लाइक्स कहा गया, वहां भी उसके साथ भी लाइक यानी थर्ड पर्सन इस तरह लाइक्स का यूज किया गया है। इस तरह से सबके साथ ही लागू होगा। क्लियर, जस्ट सो डोंट गेट लेट इन जस्ट सम गुड वर्क, देयर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट नोट डाउन, जल्दी से नोट करें आप इसे। शुभ कार्य में देरी किस बात का, नोट कर लिए होंगे। अरे भाई स्क्रीन शॉट ले लो, क्या जा रहा है। ओके ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे अगला, 9वें नंबर पर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लिखे 9 नंबर पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। इसका शाब्दिक अर्थ परस्पर सूचक सर्वनाम इसको हम कहते हैं, यानी जो सर्वनाम परस्पर सूचक यानी आपस में आपसी संबंध को शो करता है उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पर शॉर्ट लिख सकते हैं, वर्ड्स ईच अदर एंड वन अनदर। ये भी वर्ड इसमें है विशेषकर, ईच अदर एंड वन अनदर शो सम म्यूचुअल
relation. Okay, words each other and one another show some mutual relation. They are called what? Reciprocal pronoun. इन्हें कहा जाता है reciprocal pronoun. Example: Ram and Shyam help each other. राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब होता है यहाँ पर एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ पर ईच अदर, राम और श्याम दोनों के लिए आया, अर्थात राम नाउन था और श्याम भी नाउन है। इनका संबंध जो म्यूचुअल रिलेशन है हो रखा है परस्परता का सूचक, यानी परस्परता को शो कर रहा कौन? ईच अदर, या राम और श्याम आपस में या परस्पर सहायता करते हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राम एंड श्याम केवल दो वर्ड आए हुए हैं, इसके लिए इसका किया गया है। कल दो नाउन है राम और श्याम, उसका आपस में जो संबंध है तो शो कर रहा कौन? ईच अदर, में हो जाए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, ऐसे ही आपका एक एग्जांपल आप कर लेते हैं। 5 brothers. 5 brothers love one another. 5 brothers love one another, यानी 5 भाई परस्पर प्रेम करते हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या यूज किया? और अंदर का यूज किया। क्या शो कर रहा है? परस्पर सूचक, यानी आपस में दूसरे की बात कर रहा है, यानी संबंध को शो कर रहा है, एक तरह से पारस्परिक संबंध को शो कर रहा है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर इसका यूज हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि वन अनदर और यहाँ पर ईच अदर, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। विशेषकर यहाँ पर दो ही वर्ड आता है, ईच अदर और वन अनदर। क्लियर? सो यहाँ पर एक रूल भी बनता है, जहाँ तक ईच अदर की बात है, सामान्य रूल में ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं। केवल दो नाउन जब होंगे तो वहाँ ईच अदर का होगा, और जहाँ पर दो से अधिक, यानी कम से कम 3, 4, 5 से अधिक जितने भी होंगे वहाँ पर वन अनदर का यूज होता है सामान्य रूल में। सो इसीलिए हमने यहाँ पर राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर किया, अर्थात केवल दो थे इसलिए ईच अदर किया गया। यहाँ क्या था? 5 ब्रदर्स, 5 भाई, यानी दो से अधिक, इसलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज किया गया। क्लियर? और विस्तार हम करेंगे जब आप पढ़ाएंगे एडवांस्ड इंग्लिश करेक्ट यूज में, और ज़्यादा विस्तार इनका हम करेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन में 9 नंबर ऑफ रेसिप्रोकल नाउन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। नोट कर लिए होंगे? ओके, लेट्स प्रोसीड। आज इस चैप्टर का यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का अंतिम काइंड यहाँ पर हम देखेंगे, जो है 10 नंबर पर। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नाम से स्पष्ट है। एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है आश्चर्य सूचक, यानी जो आश्चर्य को शो करता है। क्लियर? इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ता लिख दें, द वर्ड व्हाट, द वर्ड व्हाट sometimes is used, sometimes is used, the word what sometimes is used, sometimes is used। इसको बेटर करें ऐसे, the word what is sometimes
is sometimes used to show exclamation. Okay, before a pronoun. It is called exclamatory. exclamatory exclamatory pronoun. कभी कभी जो वर्ड वाट है ये किसी प्रोनाउन के पहले आश्चर्य को शो करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ध्यान रखना वर्ड का अर्थ क्या होता है, लेकिन क्या कभी कभी जो आश्चर्य को भी शो करता है उसी समय बन जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एग्जांपल देखें, व्हाट ही फेल्ड। क्या वो फेल हो गया? क्या वो फेल हो गया? कहानी मतलब व्हाट क्या शो कर रहा है? आश्चर्य को। बेचारा इतनी मेहनत किया, दिनों रात पढ़ता रहा फिर हो गया। अब आप गए उससे मिले, बेचारा रो रहा था, तो आपको लगा व्हाट, आपने बोला व्हाट ही फेल्ड, या आप कह सकते व्हाट यू फेल्ड। तो कहानी मतलब व्हाट क्या शो कर रहा है? आश्चर्य को। कहाँ आया? ही जो कि प्रोनाउन है इसके पहले आया, आश्चर्य को शो किया, फिर क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्लियर? ये था आपका आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज समथिंग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन दैट आई एक्सप्लेन हियर। ओके, इस तरह से आपका हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आज यहाँ पर ओवर कर दिया है। एनी प्रॉब्लम इफ यू फील यू कैन ask me, you can just ask me by writing in the comment box. Clear? इस तरह से आपका यहाँ पर हमने आज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन फिनिश कर दिया। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, if you like my video, just and first time if you are watching my video, यदि आपको कहीं से अच्छी लगी हमारी वीडियो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अब तक पहुंचाते रहें। और एक नवनिवेदन कहना चाहेंगे, यदि किसी भाई बहन को हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो ना देखें। कमेंट देना है तो अच्छे कमेंट दीजिए, नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, हमारी वीडियो ना देखें आप। हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम आपको जो है भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारी वीडियो आप देखिए, नहीं कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट दीजिए। जिनको नहीं हमारी वीडियो पसंद है देखने के बाद, अगले दिन से हमारी वीडियो देखना बंद कर दें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स। ओके, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड 99% of my students have given nice comments. Okay, 1%, at least 1% I can count it. Maybe some problem from my side. Maybe I am not God. समस्या हो सकती है, fine. Yeah, maybe some other reason they are giving something bad comments. Anyway, 1% does not matter more. 99% matters more. That is equal to nothing. मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है, मुझे लगेगा कि भाई कहीं मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम हमारा निवेदन है कि जिन भाई बहन को हमारी वीडियो पसंद नहीं है, वीडियो देखने के बाद ना करो सब्सक्राइब, कोई बात नहीं, बट डोंट सेंड बैड कमेंट्स, प्लीज डोंट सेंड द बैड कमेंट्स। क्लियर? भाई हम ही नहीं है इंग्लिश पढ़ाने वाले, दुनिया भर के टीचर इंग्लिश के हैं, सिर्फ उनको सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। सभी यहाँ अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे, जिस दुकान का माल आपको ज़्यादा बढ़िया लगे उसको आप खरीदो, उसका नाम रोशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। हमें खुशी होगी
हमारा नाम नहीं हो रहा, किसी और भाई बहन का तो नाम हो रहा है। जहाँ आप ज्वाइन किए हो, जो भाई बहन की वीडियो आपको अच्छी लगती है किसी दूसरे टीचर की, तो बेस्ट, अच्छी बात है। हमें और खुशी होगी कि हमारा कोई भाई और अच्छा कर रहा है, हमें बहुत खुशी होगी। क्लियर? सो वंस मोर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, डोंट गिव बैड कमेंट्स। So now that's enough for today. You spare time for viewing my video. For that, I would like to thank you very much. Okay, and till I give you or just make and produce next video, till then you keep on smiling, laughing, and practicing more and more sentences and doing more and more practice. Okay, you keep on doing all these things till I make other video. One request I would like to make. These things are basic things. Best is you learn them by heart. Clear? And after learning these points or these kinds or these just ideas, you use them as much as you can to stabilize your learning. Okay, practice more and more. Okay, so thank you very much for being with me. Now bye bye, see you, take care.